इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारा पार्लियामेंट यानी संसद भवन, जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे देश और राज्य का नेतृत्व करते हैं। हालांकि समय, जरूरत, आवश्यकता और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए चीजों को बदलना लाजमी हो जाता है, और यही वजह है कि मौजूदा संसद भवन की जगह एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। संसद के इस नए भवन की जरूरत समय के साथ प्रासंगिक भी है, क्योंकि 2026 में जब नए सिरे से परिसीमन होगा और आबादी के साथ संसदीय कार्य क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, तब सुरक्षा, तकनीक और सहूलियत के लिहाज से भी नया संसद भवन जरूरी होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा संसद भवन का महत्व कम होगा, बल्कि यह और भी बढ़ेगा। ब्रिटिश काल में बना मौजूदा संसद भवन अपनी गौरवशाली इतिहास और भारतीय लोकतंत्र की साल दर साल मजबूत होते सफर का गवाह है। इतिहास की अनगिनत घटनाओं और कहानियों को अपने में संजोए वर्तमान संसद भवन देश की कला और वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है, जो दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक है।
चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके इतिहास में, जब इस संसद भवन के बनने की कहानी शुरू हुई। 9 दशकों से भी ज्यादा वक्त का इतिहास संजोए संसद भवन की ये इमारत भव्यता और सादगी की अनोखी मिसाल है। इसने आजादी के आंदोलन को परवान चढ़ते देखा। इसी इमारत में भारतीय नेताओं ने विदेशी शासकों की हर उस पैरवी को परास्त किया जो भारत को कमजोर दिखा रही थी। इसी इमारत में आजादी की भारत के स्वर्णिम भविष्य की प्रतिज्ञा ली गई और यहीं रचा गया भारत का आईन यानी संविधान। आजादी के बाद लोकतंत्र के इसी मंदिर से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने देश को नई दिशा दी, जिसके बलबूते देश आज 21वीं सदी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इस इमारत की तामीर की दास्तां भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के दौरान जब किंग जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने की घोषणा की, तभी से संसद भवन बनने की कल्पना आकार लेने लगी। किंग की घोषणा के बाद अप्रैल 1912 में ब्रिटिश वास्तुशिल्पी एडविन लुटियंस अपनी टीम के साथ नया शहर बनाने के लिए दिल्ली आए और फरवरी 1913 में नई राजधानी बनाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के प्रमुख एडविन एन लुटियंस थे। कमेटी के अन्य सदस्यों में हर्बर्ट बेकर भी थे। इस कमेटी को आम बोलचाल में दिल्ली एक्सपर्ट के नाम से बुलाया गया। कमेटी ने काफी छानबीन के बाद तय किया कि नया शहर यानी नई दिल्ली बनाने के लिए सबसे सही जगह मालचा गांव के पास है। इसके साथ ही वायसराय भवन और सचिवालयों के लिए उन्होंने रायसीना की पहाड़ी को चुना। शुरू में नई दिल्ली के नक्शे में संसद भवन शामिल नहीं था। संसद भवन को शहर की योजना में बाद में शामिल किया गया। दरअसल 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए जाने के बाद जब वाइसराय की काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ने और भारत में 2 सदनों वाली प्रणाली यानी लोकसभा और राज्यसभा लागू करने का फैसला हुआ और तब काउंसिल हाउस के रूप में वर्तमान संसद भवन के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। ओरिजिनल जो मैप बनाया गया था जो नई दिल्ली का, उसमें संसद भवन नहीं था। संसद भवन का काम जो है एक काउंसिल चैम्बर के जरिए निपटा रहे थे वो, क्योंकि उस समय प्रतिनिधित्व जो था वो बहुत ही नियंत्रित था। लेकिन 1919 में जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, तो जिसके जरिए एक 2 सदनों की स्थापना की गई, जिसमें एक सदन था जिसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे और दूसरा सदन था जिसको वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे। और 1920 में एक शाही उद्घोषणा के जॉर्ज पंचम के तहत एक शाही उद्घोषणा के तहत में एक तीसरा चैम्बर भी स्टैब्लिश किया गया जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोलते थे। नया शहर बनाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद एडविन लुटियंस ने शहर की सामान्य रूपरेखा के अलावा वाइसराय भवन और वॉर मेमोरियल आर्च, जिसे अब इंडिया गेट कहा जाता है, इसका नक्शा बनाया। वहीं जब संसद भवन बनाने की बात हो गई, तब हर्बर्ट बेकर ने सचिवालयों और संसद भवन को डिजाइन किया। हालांकि संसद भवन के डिजाइन और आकार को लेकर लुटियंस और बेकर के बीच जबरदस्त मतभेद था, लेकिन तत्कालीन वाइसराय हार्डिंग के नेतृत्व में समिति ने बेकर के हक में फैसला सुनाया और आखिरकार एक गोलाकार प्रारूप को स्वीकृति दी गई। हर्बर्ट बेकर ने जो योजना बनाई थी, उसके तहत एक समान बाहु
त्रिकोण की उसने एक योजना बनाई थी। लटियंस इस बात से सहमत नहीं थे और उस समय कुछ और भी बातें हो रही थी कि इसका जो है वो खर्च कम किया जाए। फिर उन्होंने जो कोलिजियम का डिज़ाइन है, रोम में जो कोलिजियम है, एम्पी थिएटर जो है, उसके डिज़ाइन के बेसिस पे एक गोलाकार डिज़ाइन का सुझाव दिया और गुंबद को भी की भी ऊंचाई कम करने का सुझाव दिया गया और यही सुझाव पारित हो गया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट हाउस एक गोलाकार के रूप में बना, मतलब उस समय एक काउंसिल हाउस के रूप में बना। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर ने संसद भवन की नींव रखी और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह भव्य इमारत अपने वजूद में आई। 18 जनवरी 1927 को एक शानदार समारोह में लॉर्ड इरविन ने हर्बर्ट बेकर द्वारा दी गई सोने की चाबी से संसद भवन का उद्घाटन किया। इस इमारत को बनाने में उस समय कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए और हजारों मजदूरों कलाकारों ने इसे बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अपनी भव्यता और कलात्मक बनावट के साथ ही बेहतरीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों को अपने में समेटे संसद भवन दुनिया के शानदार भवनों में से एक है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। अपने गोलाकार डिजाइन के चलते शुरू में इसे सर्कुलर हाउस कहा जाता था। संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और संसदीय ज्ञानपीठ या संसद ग्रंथालय शामिल है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर या पार्लियामेंट एस्टेट कहा जाता है। लंबे चौड़े लॉन, जलाशय, फव्वारे और शानदार सड़कों से सुसज्जित संसद भवन का सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों और लोहे की खिड़कियों के साथ ही लोहे के विशाल दरवाजों से घिरा हुआ है। संसद भवन का डिजाइन यूरोपीय, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का मिला जुला रूप है। गोलाकार रूप में बना संसद भवन 6 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका व्यास 560 फुट और परिधि 1 मील की 1/3 यानी 536.33 मीटर है। इस भवन के चारों तरफ 10 मीटर ऊंची जालीदार बलुआ पत्थर की बाउंड्री है। संसद भवन में कुल 12 द्वार हैं, जिनमें 5 द्वारों के ऊपर मंडप बने हुए हैं। संसद मार्ग पर स्थित गेट नंबर 1 इसका मुख्य गेट है। संसद भवन की पहली मंजिल पर खुले गोलाकार बरामदे के किनारे किनारे समान दूरी पर क्रीम रंग के बलुई पत्थर के 27 फीट ऊंचे 144 विशाल खंभे हैं, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मूलतः ये एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग था। ये अभी तो मतलब, और 1956 में 2 इसमें फ्लोर्स और ऐड किए गए थे। तो मूलतः ये एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग था, जिसमें नीचे में रेड सैंडस्टोन था और ऊपर में जो क्रीमी सैंडस्टोन था, बिल्कुल उसी तरह का कॉम्बिनेशन जैसा कि आप वाइसरॉय हाउस या राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलता है ना। और नीचे में जो भूमि तल जो था और जो उसके ऊपर का जो तल था, उसमें कॉलम्स थे, 144 कॉलम्स थे, टस्कन कॉलम्स थे, पतले कॉलम्स थे और एक गोलाकार था इसका। संसद भवन का केंद्र बिंदु है इसका विशाल सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय कक्ष। इस कक्ष का मुख्य आकर्षण है इसका 98 फीट व्यास और 118 फीट ऊंचा विशाल गुंबद, जो दुनिया के शानदार गुंबदों में से एक है। जनवरी 1950 में इस कक्ष का नाम रखा गया था सेंट्रल हॉल। इससे पहले इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। यहीं से
विश्व की महान हस्तियां सांसदों को संबोधित करती आई हैं। इस सेंट्रल हॉल का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। भारत के संविधान सभा की बैठक 1946 से 1949 तक इसी हॉल में हुई थी। 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण इसी कक्ष में किया था। इस हॉल का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए और राष्ट्रपति के अलावा विशिष्ट अतिथियों, राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों आदि के अभिभाषण के लिए किया जाता है। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, सेंट्रल हॉल में लोहे के खंभे पर पंखे उल्टे लगे हुए हैं। इसकी दीवारों पर ब्रिटिश शासन के समय के 12 प्रदेशों के राज्य चिन्ह लगे हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। सेंट्रल हॉल के 3 ओर लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के 3 चेंबर हैं। इन 3 चेंबरों के चारों ओर एक 4 मंजिला गोलाकार इमारत बनी हुई है, जिसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों, पार्टी के कार्यालयों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालयों के साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालयों के लिए जगह की व्यवस्था की गई है। इन चेंबरों के साथ ही जुड़े हैं पूरी तरह से सजे हुए 2 गलियारे, जिन्हें भीतरी और बाहरी लॉबी कहा जाता है। बेहतरीन फर्नीचर से सुसज्जित इन लॉबियों में सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं। लोकसभा कक्ष में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ये अर्ध गोलाकार कमरा 4800 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कमरे में देश के नागरिकों द्वारा चुने गए 543 सदस्य बैठते हैं। लोकसभा चेंबर की सीटें 6 भागों में विभाजित हैं। प्रत्येक भाग में 11 पंक्तियां हैं। लोकसभा में बिछाया गया कालीन हरे रंग का है, जो ये दर्शाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कमरे में लकड़ी पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। इसकी पहली मंजिल पर लॉबी में पत्रकारों और मेहमानों के लिए बैठने का इंतजाम है। इसकी दीवारों पर ब्रिटिश राज के भारत के 35 प्रांतों के तांबे से बने राज्य चिन्ह जड़े हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष का आसन चेंबर के केंद्र में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो अर्ध वृत्ताकार छोरों से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष की पीठ के ठीक ऊपर लकड़ी के बने पैनल को मशहूर वास्तुकार सर अल्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इस पैनल पर संस्कृत भाषा में लिखा आदर्श वाक्य धर्म चक्र प्रवर्तनाय अंकित है, जिसका मतलब है धर्म परायणता के चक्रवर्तन के लिए। अतीत काल से ही भारत के शासक धर्म के मार्ग को ही आदर्श मानकर उस पर चलते रहे हैं, और उसी मार्ग का प्रतीक धर्म चक्र भारत के राष्ट्र ध्वज और राज्य चिन्ह पर सुशोभित है। अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने कलापूर्ण नक्काशी के बीच भारतीय विधायी सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल का चित्र लगा हुआ है। स्पीकर की कुर्सी के ठीक नीचे लोकसभा महासचिव और अन्य अधिकारी बैठते हैं। इसी सदन में बैठकर सत्ता और विपक्ष के नेता अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से नए विधेयक पारित करते हैं, जिससे देश को नई दिशा मिल सके। जब हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच के बारे में, जो कि आगे चल के लोकसभा बना, तो ये जो है ये एक अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर था। इसके बारे में 2 बातें बड़ी मशहूर थी। एक कि जब ये शुरू ये काम करना शुरू हुआ इसका करके, जब उसके इंडिपेंडेंस के बाद में,
तब ये महसूस किया गया कि बहुत सारी बातें जो होती थी वो इको करती थी, तो बहुत व्यवधान हो रही थी बहस में, तो जिसकी वजह से सीलिंग को नीचे किया गया, जिसकी एक फॉल सीलिंग देके उसको नीचे किया गया, और साइड में जो बालकनीज थे उसको थोड़ा सा तिरछा करके आगे किया गया, जिसकी वजह से जो है वो जो है इको की जो समस्या है उसको कम करके गई। और ये वही जगह थी जहां पर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो पब्लिक सेफ्टी बिल या फिर जो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल है उसके खिलाफ में यहां पर बम फेंका था। राज्यसभा चेंबर भी लोकसभा की तरह ही है, लेकिन यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। राज्यसभा चेंबर आधुनिक ध्वनि उपकरण, स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग और भाषांतरण प्रणाली से सार्वजनिक दीर्घा, दर्शक दीर्घा, प्रेस दीर्घा, राजनयिक दीर्घा और सभापति दीर्घा की व्यवस्था है, जहां से बैठकर राज्यसभा की कार्यवाही को देखा जा सकता है। राज्यसभा भवन में फर्श पर बिछाई जाने वाली कालीन का रंग लाल है, जो शाही भाव के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। संसद भवन का लाइब्रेरी कक्ष पहले चेंबर ऑफ प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। यह कक्ष राजा महाराजाओं के बैठने के लिए बनाया गया था। इस भवन की दीवारों पर भगवान बुद्ध और गंगा समेत 6 मूर्तियां लगी हुई हैं। यहां भारत के रजवाड़ों के 102 राज्य चिन्ह लगे हुए हैं। आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने के बाद 28 जनवरी 1950 से 1958 तक चेंबर ऑफ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन था और यहीं से सुप्रीम कोर्ट चलता था। 1958 में सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग भवन बनने के बाद इसे लाइब्रेरी कक्ष बना दिया गया। यहीं पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए भारत के संविधान की मूल प्रति रखी गई है। देश भर के चित्रकारों की बनाई 124 पेंटिंग्स एकड़ में फैले इस भवन का निर्माण 1970 से 1975 के दौरान हुआ। इस भवन का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद J.M. बेंजामिन ने किया था। 35,000 वर्ग मीटर में बने इस भवन के बीच का भाग 6 मंजिला है, जबकि आगे पीछे का भाग 3 मंजिला है। मई 2002 तक संसद ग्रंथालय संसद भवन में ही स्थित था, लेकिन संसद सदस्यों को प्रभावी, कुशल और आधुनिक शोध और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 1987 में एक नए भवन का निर्माण शुरू किया गया, जो 2002 में पूरा हुआ। इस भवन को संसद ग्रंथालय भवन के साथ ही संसदीय ज्ञान पीठ भी कहा जाने लगा। 19,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन में करीब 30 लाख ग्रंथों को रखने की व्यवस्था है। संसदीय ज्ञान पीठ हर तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बाद में विस्तृत होके कुछ और बिल्डिंग्स बने, जैसे कि एक रिसेप्शन आ गया, रिसेप्शन जहां पर आप सबसे पहले जाते हैं तो एक रिसेप्शन हॉल है वो करने के लिए। इसके अलावा 2 और बड़ी बिल्डिंग्स है जिसका जिक्र होना इंपॉर्टेंट है। एक जो है पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो कि 2002 में बनी। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग्स थी, एक 2002 में बनी और एक जो कि जो पार्लियामेंट एनेक्स है ये 2 बिल्डिंग्स की ये खासियत है कि एक तरफ जो है लटियंस या फिर बेकर की जो औपनिवेशिक शैली जो है, उसके विपरीत में ये एक भारतीय शैली में बनाए गए हैं और ये आधुनिकता का प्रतीक भी हैं, नए राष्ट्र के आधुनिकता का प्रतीक भी हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में संसद भवन लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां राष्ट्र के समग्र क्रियाकलापों पर चर्चा होने के साथ ही देश को नई दिशा देने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं। ये सम्मानीय सदन सत्य और आदर्शों की उच्च परंपराओं से प्रेरित है। संसद भवन की दीवारों पर अनेक महान वाक्य और सूक्तियां अंकित हैं, जो दोनों सदनों को विचार विमर्श के लिए प्रेरणा का स्रोत देती हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान बरबस ही इन पंक्तियों की ओर खींचा चला जाता है।
संसद भवन में प्रवेश करते ही उपनिषदों से संस्कृत में लिखी एक सूक्ति हमें राष्ट्र की प्रभुता का, जिसका प्रतीक संसद है, उसका स्मरण कराती है, जिसका मतलब है द्वार खोल दो लोगों के हित और दिखा दो झांकी, जिससे अहो प्राप्ति हो जाए सार्वभौम प्रभुता की। वहीं जब हम केंद्रीय कक्ष को जाने वाले रास्ते में गुंबद की ओर देखते हैं तो वहां अरबी में एक सूक्ति नजर आती है जिसमें कहा गया है कि लोग स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। सेंट्रल हॉल के द्वार के ऊपर पंचतंत्र से संस्कृत में एक पद्यांश लिखा हुआ है जिसका अर्थ है ये मेरा है और वो पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, लेकिन विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। ऐसे अनेक प्रेरणादायक और महान वाक्य संसद भवन की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं जो हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। श्लोक या अभिलेख जो पाए जाते हैं, इनके बारे में 3 या 4 बातें मैं आपको बताता चलूं कि ये चाहे तो संस्कृत में या अरबी में अभिलेखित है, ये अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं। ये बहुत प्रमुख स्थानों पे अंकित है जहां पर आपकी नज़र जाती है। तो चाहे तो वो सेंट्रल असेंबली हो गया या फिर लोकसभा का एंट्रेंस के पास जो डोम हो गया या जो 6 लिफ्ट हैं उनके पास जो गुंबद है वहां पे है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये आपको देखेंगे करने के लिए। संसद भवन में जाने वाला हर व्यक्ति इसके बाहरी गोलाकार गलियारों में भित्ति चित्रों से सुशोभित दीवारों को देखकर मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। ये चित्र भारत के महान कलाकारों की कलाकृतियां हैं जिनमें वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल होते हुए 1947 में आजादी हासिल होने तक के देश के लंबे इतिहास के कुछ दुर्लभ दृश्य दर्शाए गए हैं। ये कलाकृतियां तत्कालीन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीकात्मक रूप है। साथ ही ये कलाकृतियां भारत में विकसित महान सभ्यताओं, साम्राज्यों के साथ ही महान राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों जिन्होंने अपने प्रयासों से हमारे देश को गौरवान्वित किया है, उनकी याद दिलाती है। संसद भवन परिसर में लगी मूर्तियां और प्रतिमाएं उन महान शासकों और विभूतियों की याद दिलाती हैं जिन्होंने देश को मजबूत बनाने, उसे संवारने और एक महान परंपरा को आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। वो चाहे संसद भवन के गेट नंबर 5 के सामने प्रांगण में लाल बलुआ पत्थर की पीठिका पर बांसुरी लिए हुए चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतीकात्मक प्रतिमा हो, या गेट नंबर 12 के पास चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की 18 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा हो। अनेक महान विभूतियों की ये प्रतिमाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र सबसे पहले है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसी तरह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की दीवारों पर लगे चित्र, राज्यसभा चेंबर और उसके भीतरी लॉबी में लगे चित्र, लोकसभा चेंबर और उसके भीतरी लॉबी में लगे चित्र, संसद भवन समिति कक्ष में लगे चित्रों के साथ ही संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में लगे चित्र उन महान लोगों की महान गाथा कहती नजर आती हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमिट योगदान देने के साथ ही इस पवित्र भवन के छत के नीचे भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन सब के अलावा लंबे चौड़े लॉन, जलाशय, फव्वारे, साफ सुथरी सड़कें अपनी अलग छटा बिखेरने के साथ ही संसद भवन की सुंदरता को और ज्यादा निखारते हैं। इन सब के साथ ही बहुत ही जियोमेट्रिकल ढंग से बनाई गई बाहरी दीवारों पर मुगल कालीन जालियां किसी झरोखे से कम नहीं हैं।
संसद भवन हमेशा परिवर्तनशील रहा है, हमेशा उसमें बदलाव होता रहा है, लेकिन कुछ बातें जो हैं या कुछ मूल्य जो हैं हमेशा बरकरार रही हैं। ये हमेशा से सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का एक प्रतीक रहा है। दूसरा, इसका समावेशी स्वरूप जो है, जिसमें क्षेत्र हो गया, धर्म हो गया, समुदाय हो गया, जाति, जनजाति, भाषा, विचारधारा, ये सभी तरह के विचारों को इसमें समावेश किया गया है या उसको प्रतिनिधित्व मिला है इसके अंदर में। और तीसरी बात, हास्य, व्यंग, विनोद, बहस, चर्चा, वार्ता, आलोचना, सहिष्णुता, इसके मूल्य रहे हैं, शुरू से इसके मूल्य रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रवृत्तियां जो है उसकी बनावट में, उसकी आर्किटेक्चर में, उसके भाषण में, उसके अंदर जो वार्ता हुई है, उसकी नीतियां जो यहाँ ली गई हैं, उन सब में भी प्रतिलक्षित होती है। संसद भवन एक जीवित विरासत स्थल है। आजादी के पहले संसद भवन को परिषद सदन कहा जाता था और 1947 में आजादी के बाद परिषद सदन का नाम बदलकर संसद भवन रखा गया। ये आजादी से पहले और उसके बाद कई ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। संसद भवन देश के संविधान बनने के एक एक पल को खुद में समेटे हुए है। दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी भारत का संविधान को मूर्त रूप संसद भवन में ही दिया गया। संसद भवन के केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल हॉल में भारत की संविधान सभा की बैठक 1946 से 1949 तक हुई थी। सेंट्रल हॉल ने भारतीय संविधान के बनने के दौरान हुई अनगिनत गहन बहसें और चर्चाएं देखी हैं। संसद का केंद्रीय कक्ष वही ऐतिहासिक जगह है जहां भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. 15 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का गवाह भी संसद भवन ही बना। The time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. छब्बीस जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। संसद भवन संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण का साक्षी रहा है। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today. इस भाषण में अंबेडकर ने देश को मिलने वाले संविधान की खासियत को बताया, साथ ही संविधान को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी देश के सामने रखा। Which is bound to lead us to unity.
आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव के बाद देश की पहली संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इस दिन राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक हुई। ये पहले आम चुनाव में चुने गए सांसदों की पहली बैठक थी। जोश उत्साह से भरे सांसदों पर नया राष्ट्र बनाने और चलाने की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को सांसदों ने संसद भवन में बैठकर ही एहसास किया। संसद भवन कई गणमान्य विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत का भी साक्षी रहा है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने संसद भवन में सांसदों को संबोधित किया है। For in Asia and around the world, India is not simply emerging. India has emerged. इसके लिए संसद भवन के सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा की ओर से जारी किया गया 2018 का कैलेंडर इसी मायने में खास था। इसमें संसद को संबोधित करने वाले 12 शीर्ष विश्व नेताओं को शामिल किया गया। इसमें विश्व इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले 1 दर्जन शीर्ष नेताओं को जगह दी गई। एक नजर इन नेताओं पर डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद भवन अब तक 3 बार किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का गवाह बना है। पहली संयुक्त बैठक दहेज निषेध विधेयक 1959 में कुछ संशोधनों को लेकर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर 6 और 9 मई 1961 में आयोजित की गई। दूसरी संयुक्त बैठक बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को राज्यसभा से अस्वीकार किए जाने के बाद 16 मई 1978 को हुई। तीसरी संयुक्त बैठक लोकसभा से पारित और राज्यसभा से अस्वीकृत प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो के स्थान पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 पर विचार करने के लिए 26 मार्च 2002 को आयोजित की गई। संसद भवन ने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान देते हुए एक लंबा सफर तय किया है। संसद भवन देश हित में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बने तमाम कानूनों का साक्षी रहा है। संसद भवन 1952 में हुए